चलिए बच्चों, आज हम दूसरा करते हैं, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म किस वजह से होता है? आप ये जानते हैं कि भाई हमने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक लाइन वो लीनियर हो जाता है, एक ही यूनि डायरेक्शन में सारे के सारे एक ही तरफ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए और डीप समझने के लिए आप जानते हैं कि भाई कोई भी मेटल है, कोई भी सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है, वो एटम से बना होता है। और एटम्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ उसके सेल होते हैं, सेल में ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो उसमें वो स्पिन करता रहता है और स्पिन करते वक्त अगर वो एक डायरेक्शन में हो गए, सारे के सारे एक डायरेक्शन में हो गए, मतलब जैसे ये ऐसे देखो, सब एक डायरेक्शन में हो गए, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सब ऐसे ऐसे एक डायरेक्शन में, तब ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने दिया हुआ है, इसमें पढ़ लेना है इसको। बहुत ज़्यादा आपको देखो ये है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप नॉलेज तो है नहीं कोई, सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें लिखी हैं, आपका एक एक चीज़ लिखा हुआ है। तो वन बाय वन हम इसमें देखो सारी चीज़ें यहाँ पर है कि भाई कोई भी अगर आपका मैटर है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक लाइन में ऐसे ऐसे अलाइन हो गए तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। वो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसकी वजह से होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें देखो इसमें लिखा हुआ है, एंगुलर स्पिन की वजह से होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस का भी मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, नेट मैग्नेट। अब तीसरा पॉइंट ये है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट एटम इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल। मतलब ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो वो सारी ये जो 3 पॉइंट हैं उसकी वजह से सबको मिला के नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है। अब चौथा पॉइंट है, कुछ एटम ऐसे हैं एम डज नॉट कैंसल। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं, मेटल, हाँ मेटल भी हो सकते हैं या आपका मैटर भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैटर या मेटल ऐसे हो सकते हैं जिसका टोटल एम क्या होता है, मान लो कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है, तो नेट एम क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो अलाइन होते हैं उसका एम 0 नहीं होता है, तभी आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका 7वां पॉइंट यही लिखा है कि अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल में इंक्रीज बाय वायर। तो ये जो अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट क्या है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है एक्सटर्नल आपको मैग्नेटिक फील्ड देके या उसको करंट के जरिए उसको और हम अलाइन कर सकते हैं। और डी अलाइन भी किया जा सकता है टेम्परेचर, उसको अगर आप हम टेम्परेचर दे देंगे, गर्म कर देंगे मैग्नेट को, तो वो डी अलाइन हो जाएगा या डी मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब आ जाइए, जो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो पढ़ते हैं। ये देखो ये प्रॉपर्टी है, किस तरीके से मैग्नेटिज्म आता है वो मैंने बता दिया है एटॉमिक लेवल पे। अब आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट हैज़ 2 फैक्टर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैंने बताया इसको आई से भी डिनोट करते हैं और एम नॉट से भी डिनोट करते हैं। एम नॉट या आई इक्वल टू होता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो या मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी भी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी। मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी किसी भी मटेरियल में या किसी भी सब्सटेंस में कितना है, वो उसका मैग्नेटाइजेशन बताता है। ठीक, दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब वो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, 2 इफेक्ट होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं उसको अफेक्ट करने के लिए, या 2 चीज़ें होती हैं मैग्नेटिक फील्ड होने में। एक होता है मैग्नेटाइजेशन, एक होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैंने बताया अभी, वो जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा या मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी होगी, वो डिसाइड करेगा कि इसका मैग्नेटाइजेशन कितना है। दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो जो तुम्हारा मैग्नेटाइज हो रहा है वो कितने इंटेंसिटी का है, कितना मतलब हैवी है या कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है वो। ठीक है, तो उसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन क्या होता है ये थोड़ा सा देख लो, ये अभी तो मैंने बता दिया, एम वी होता है ये। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट इज डिफाइंड एज मैग्नेट डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने बता दिया था। ये क्या होता है, एम अपॉन वी होता है। अब आप एम नॉट, ये एम इक्वल टू आपने 2 पढ़ा था, एक आई ए पढ़ा है, एक एम इक्वल टू 2 एम एल पढ़ा है।
तो दोनों का अलग अलग फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो आपका ये m इक्वल टू IA यूज़ करेंगे तो ये आएगा, और आपका 2ml यूज़ करेंगे तो ये आएगा। बात समझ में आ गई? वेयर m इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैंने बता दिया। अब आ जाओ ऊपर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? इसको H से डिनोट किया जाता है। इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेट इज ए गिवन मीडियम। मतलब अगर मीडियम आपका गिवन है, कोई भी मीडियम है, तो उसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके वैल्यू को बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है H इक्वल टू, अभी आपको यहाँ पता चल जाएगा H इक्वल टू, ठीक है। H इक्वल टू ये होता है, ये देखो H इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन, ये देखो गिवन फील्ड या गिवन मीडियम। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड अपॉन गिवन मैग्नेटिक मीडियम, ठीक है। तो ये होता है। अब आ जाइए कि ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो किन किन फैक्टर से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का, या जो भी ये मैग्नेट है उसका जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर, ये जो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन है, वो इंटरनल फैक्टर उसको अफेक्ट करता है। जैसे आपका मैग्नेट है, करंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ये आपको मैग्नेटाइजेशन को अफेक्ट करेगा। एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, वो क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर मतलब किसी भी मैग्नेट की जो फील्ड है ना, तो वो किसकी वजह से होगा? वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड होगी, कॉइल होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वो उसको अफेक्ट करता है। मतलब B कुल मिला के दो चीज़ों से मिलके बना होगा, एक H और एक I। तो B प्रोपोर्शनल टू होगा क्या? H प्लस I, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब ये प्रोपोर्शनली हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट I प्लस H। तो अब यहाँ पर केस दिया गया है व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। अगर मीडियम नहीं है, अगर इसमें कोई भी मीडियम नहीं है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जो एयर, अगर कोई मीडियम नहीं तो इसका मतलब क्या है? वैक्यूम है या फ्री स्पेस है या एयर भी कभी कभी मान लेते हैं, तो B नॉट इक्वल टू हो जाएगा दिस मच। क्या हो जाएगा? दिस मच, ठीक है। व्हेन देयर इज मीडियम, जब मीडियम होगा तब भी क्या होगा? B एयर में जो होगा और मीडियम में होगा। मतलब भाई मीडियम क्या हो सकता है कि एक मीडियम, जैसे कोई भी आपका स्पेस है उसमें एक थोड़ा सा मीडियम डाल दिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारा एयर पूरा फिल हो जाए मीडियम से। तो कुछ एयर हो सकता है, कुछ मीडियम हो सकता है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये जो एयर की वजह से फील्ड आएगा और जो मीडियम में फील्ड होगा, दोनों का सम के बराबर होगा टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड आप यहाँ B नॉट आप जानते हैं, B नॉट जब मीडियम में, कोई मीडियम नहीं होगा तब आपकी B की वैल्यू ये होगी, अगर आपका मीडियम आ जाएगा तो ये होगा, ठीक है। इंटरनल फैक्टर तो यही होता है ना भाई, कोई भी मैग्नेट है तो ऐसा नहीं है उसमें मटेरियल ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है, वो एकदम होलो है, तो उसमें मटेरियल है ना, इसका मतलब मीडियम है तो इसका मतलब ये आपका इंटरनल फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो मीडियम के लिए आपका ये, इसके B इतना होता है, एयर के लिए आपका ये होता है म्यू नॉट H। दोनों को जब जोड़ेंगे दिया जाएगा, H कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा ये 1 प्लस X। अब म्यू नॉट H क्या होता है आपको जानते हैं, B नॉट के बराबर होता है, तो यहाँ हम B नॉट लिख सकते हैं। B इक्वल टू क्या हो गया भाई? यहाँ पर हो सकता है B इक्वल टू B नॉट 1 प्लस, ये जो X है ये ससेप्टिबिलिटी है, एक्चुअली ये क्या है? ससेप्टिबिलिटी है, X नहीं है, वो जीटा है, B नॉट। तो B नॉट आप यहाँ लिख सकते हैं, एक तरीके से, ठीक है। अब आ जाइए, इसको थोड़ा सा हम लोग वो कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। बस देखो ये सवाल है, म्यू नॉट H आपका क्या हो गया? अगर इन टोटल को आप ले लोगे, ये आपका म्यू नॉट H है, म्यू नॉट और 1 प्लस जीटा, इसको आप लिख सकते हो म्यू, मीडियम वाला है कि नहीं? मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू आर इक्वल टू मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी 1 प्लस जीटा के बराबर हो जाएगा।
रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस जीटा के बराबर। ये म्यू आर है ना, ये म्यू आर है जो आपका, म्यू आर क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। ये देखो 1 प्लस जीटा के बराबर है। और इससे जब हम एच निकालेंगे तो ये आएगा आपका, एच निकालेंगे तो ये आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन। बात समझ में आई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दो चीज़ों की वजह से होगा। एक बाहर फील्ड होगी जो स्पेस में होगी, एक अंदर होगी। तो एयर में जो फील्ड है वो ये होगा, और जो अंदर मटेरियल के अंदर फील्ड होगी वो ये होगी। दोनों को सम करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरीके से और क्लासीफाई करके अलग अलग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। जो आपका मैग्नेट मटेरियल होता है ना, वो उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। उसके तीन टाइप्स होते हैं। एक डायामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो डायामैग्नेटिक में आप जैसे देखो लिखा हुआ है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फ्रीली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। कोई भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे ले जाओगे तो वो उसकी फील्ड क्या होगी, रिपल की जाएगी, भगाई जाएगी अपने तरफ से। जैसे मान लो ये आपका है, ठीक है, और आपका एक ये मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको दूर भगाएगी ऐसे, अवे फ्रॉम द मटेरियल। और ये जो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अट्रैक्ट की जाएगी, लेकिन लूजली अट्रैक्ट की जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं की जाएगी। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, मतलब ये डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसमें हमने एग्जांपल दे दिया, जैसे एंटीमनी है, बिस्मथ है, कॉपर है, गोल्ड है। इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं वो क्या हैं, तो डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या, जो मतलब लूजली अट्रैक्ट करता है, वो एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, एल्कली है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये सब। और आपका फेरोमैग्नेटिक जो मतलब फेरस मेटल से बने होते हैं ज़्यादातर, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है, गैंडोलिनियम है, डाइफोरिजियम है, ये सब है। ठीक है, इसकी देखिए ये बहुत ज़्यादा आता है। डायमैग्नेटिक का ये जो ससेप्टिबिलिटी वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डायमैग्नेटिक का देखो 0 से 1 होगा, हमेशा निगेटिव होगा। पैरामैग्नेटिक का क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव। और फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी एक ऐसा पैरामीटर है, वो बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब ससेप्टिबिलिटी क्या है, बताती है मैग्नेटाइजेशन पावर किसी भी मटेरियल का। तो अगर ज़्यादा है तो वो मैग्नेटाइज बहुत ज़्यादा होगा। अगर ससेप्टिबिलिटी कम है, मतलब निगेटिव में है, 0 से कम है, तो डायमैग्नेटिक होगा, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी के हिसाब से भी बता सकते हैं। जैसे डायमैग्नेटिक है तो वीक मैग्नेट है, और ये इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो फ्रैक्शन में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। बात समझ में आई। देखो इसमें जो डीमैग्नेटाइज, जो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज होता है ना, तो वो किसी ना किसी टेम्परेचर पर डीमैग्नेटाइज होता है। तो जिस टेम्परेचर पे मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। उसको TC से डिनोट करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत सारी चीज़ें रिलेशन टेम्परेचर और उसमें दिया गया है। ये क्यूरी कांस्टेंट है, सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दिया रहेगा आपको। तो इस तरीके से हम ये आई आपका करंट नहीं है, आई आपका क्या है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कोई भी मटेरियल टेम्परेचर के इन्वर्सली मतलब वो मैग्नेटाइज, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैग्नेटाइज नहीं होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। टेम्परेचर कम है तो मैग्नेटाइज ज़्यादा होगा। ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, H पे। भाई H क्या है, मैंने बताया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपका मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये तो एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है ही, वो तो आपको हमने पढ़ा था। तो इसको इस तरीके से डिडक्शन, ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन का निकाल सकते हैं। उस तरीके से H का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एकदम ईजी, समझ में आई बात। ओके, आगे ये थोड़ा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में किस तरीके से अलाइनमेंट होता है ना एटम का, वो दिखाया गया। तो अलाइनमेंट इसमें क्या होते हैं,
बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट होते हैं, इसमें कम होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भी होते हैं। अलाइनमेंट इसमें ज़्यादा होता है, मतलब इसमें ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 1 और 0 से के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, हाँ 0 से छोटा होगा, ठीक, निगेटिव होगा, तो इसको डायमैग्नेटिक होगा। बस ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको न्यूमेरिकल इसका। ओके, थैंक यू।